दोस्तों कल आपको मैंने होमवर्क दिया था सेक्शन 139 डबल ए। तो आज अब उसको अपन एलोबरेट करते हैं, पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। होप अभी तक आप डेली रिवाइज कर रहे होंगे। सेक्शन 139 1, 139 3, 139 4, 139 5, 139 6, 139 6, 6A, 6B, 139 9। नाउ सेक्शन 140, 140A। कल 140 भी हमने देखा था कि हु विल वेरीफाई और साइन द रिटर्न। आज हम देखते हैं आधार के नंबर में बारे में प्रोविजन सेक्शन 139 डबल ए। प्लीज मार्क दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि नए अफेयर्स है। तो 139 डबल ए इज एन इम्पॉर्टेंट कोटिंग ऑफ आधार नंबर सेक्शन 139 डबल ए। पॉइंट नंबर 1, मैंडेटरी कोटिंग ऑफ आधार नंबर। एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, जो भी आधार नंबर ऑब्टेन करने के लिए एलिजिबल है, जिनको आधार नंबर मिल सकता है, जो भी इंडिया में आधार नंबर देने का क्राइटेरिया है, हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली कोट, मतलब मेंशन करना है आधार नंबर ऑन और आफ्टर 1/7/2017। उसको 1/7/2017 तक अपना आधार नंबर कोट करना है। किसमें कोट करना है? इन एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पेन। तो जब भी एसएससी पेन के लिए एप्लीकेशन देगा तो उस एप्लीकेशन में उसको अपना आधार नंबर भी बताना पड़ेगा 1 जुलाई 2017 या उसके बाद। और जब भी वो रिटर्न फाइल करेगा उसमें भी उसका आधार बताना पड़ेगा। कोटिंग ऑफ आधार नंबर मैंडेटरी इन द रिटर्न फाइल ऑन और आफ्टर 1/4/2019, सर्कुलर नंबर 6/2019 एज पर सेक्शन 139 डबल ए विथ इफेक्ट फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पर हमको डेट दी हुई है 1 जुलाई 2017, जबकि यहाँ पर एक सर्कुलर है जिसमें रिटर्न में आधार नंबर देने की जो डेट है 1/4/2019। और हम जानते हैं कि सर्कुलर नोटिफिकेशन के थ्रू सीबीडीटी जो है वो किसी भी रिक्वायरमेंट को रिलैक्स कर सकती है, कम कर सकती है। तो इस सर्कुलर के थ्रू लिखा है इन्होंने 139 डबल ए 1 2 का मतलब होता है रिटर्न में जो हमको आधार नंबर मेंशन करना है, कोट करना है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 every person who is eligible to obtain Aadhaar number has quote Aadhaar number in the return of income. The apex court in the series of judgment, मतलब कोर्ट ने कई जजमेंट दिए हैं, सीरीज ऑफ जजमेंट हैज अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 139 डबल ए। Consequently, with effect from 1/4/2019, the CBDT has clarified that it is mandatory to quote Aadhaar number while filing the return of income unless specifically exempted as per any notification issued under section 139AA3। तो कई सारे कोर्ट में लोग गए, कोर्ट में बोले कि भाई ये वाला प्रोविजन ठीक नहीं है, हम आधार नंबर क्यों दें, आधार नंबर देना कंपलसरी नहीं है। तो कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में ये क्लियर कर दिया कि नहीं भाई आधार नंबर देना है, और उस आधार पर सीबीडीटी ने क्लियर कर दिया कि मैंडेटरी आपको रिटर्न फाइल करते समय अपना आधार नंबर बताना है। ये बात अलग है कि सेक्शन 139AA3 के अंतर्गत नोटिफिकेशन के अंदर कुछ लोगों को आधार नंबर देने की रिक्वायरमेंट से छूट दी गई है। फॉर एग्जांपल फॉरेन सिटीजन है या एनआरआईज हैं, तो वो बात अलग है। अगर जिनको खुद से ही सेक्शन 139AA3 ने एग्जम्प्ट कर रखा है तो फिर ठीक है। डिटेल इन पॉइंट नंबर 5 में हम आगे पढ़ लेंगे। दस रिटर्न बीइंग फाइल्ड आइदर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करो, मैनुअली फाइल करो, ऑन और आफ्टर 1/4/2019 कैन नॉट बी फाइल्ड विदाउट कोटिंग ऑफ आधार नंबर। तो कुल मिलाकर अगर हम इसको समअप करें तो प्रोविजन ये आया था 1 जुलाई 2017 या उसके बाद से पैन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन में आधार नंबर कोट करना है और रिटर्न में भी कोट करना है। लेकिन सर्कुलर के थ्रू 1/4/2019 से रिटर्न के साथ आधार नंबर को कोट करने के लिए बात रिक्वायरमेंट दी गई है, और कुछ केस में नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ लोगों को आधार नंबर कोट करने से छूट दी गई है। नाउ मैंडेटरी कोटिंग ऑफ इनरोलमेंट आईडी, पहले भी पढ़े हमने इनरोलमेंट आईडी, वेयर
person does not have Aadhaar number. If a person does not have Aadhaar number, he is required to quote enrollment ID of Aadhaar application. तो जब हम आधार एप्लीकेशन देते हैं, आधार कार्ड के लिए जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो वी गॉट एन एनरोलमेंट आईडी और बाद में हमको आधार नंबर मिलता है. Form issued to him at the time of enrollment in the application form for allotment of permanent account number or in the return of income furnished by him. Enrollment ID means 28-digit enrollment identification number issued to resident at the time of enrollment. Now point number 3, intimation of Aadhaar number to prescribe authority. इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, मतलब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आधार नंबर को लिंक कराना या वैलिडेट कराना. एवरी पर्सन हु हैज अलॉटेड पेन, जिसके पास पेन है, एज ऑन 1/7/2019 एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर shall intimate his Aadhaar number to prescribe authority on or before the date as may be notified by central government. तो एक पर्टिकुलर डेट जो भी नोटिफाइड हो उसके पहले आधार नंबर उनको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को बताना है. और अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 dated 31/3/2019 notified that every person who has allotted PAN as on 1st July 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate Aadhaar number to the principal DGIT system. DGIT का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम बाई 30th September 2019. तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने बता दिया कि आपको अपना आधार नंबर इनकम टैक्स को 30 सितंबर 2019 तक वैलिडेट कराना है, लिंक कराना है. दिस नोटिफिकेशन वुड हाउएवर नॉट बी एप्लीकेबल टू दोज पर्सन, not apply to those person or such class of person as the state or part of any state who which are is specially excluded under 139AA3, जिसको स्पेशली हटाया गया है, एक्सक्लूड किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया, उसके लिए जरूरी नहीं है. Now the point number 4, consequences of failure to intimate. Point number 4, consequences to failure to intimate आधार नंबर. अगर हम ऐसा इंटीमेट नहीं करते तो क्या होगा? If any person fails to intimate the आधार number, the permanent account number PAN allotted to such person shall be made inoperative after the date so notified in prescribed form. मतलब आपका जो PAN है उसको क्लोज या लॉक कर दिया जाएगा. Now the next point is a provision not to apply to certain person or class of person. प्रोविजन मतलब सेक्शन 139AA जो आप पढ़ रहे हो, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139AA रिलेटिंग टू द कोट ऑफ आधार नंबर however not apply to such person or class of person or any state or part of any state as may be notified by the central government. as may be notified by the central government मतलब कुछ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन या कुछ खास स्टेट या स्टेट के किसी हिस्से में एप्लीकेबल नहीं होगा. Accordingly, the central government has wide notification number 37/2017 dated 11/5/17 with effect from 1/7/17 notified that the provision of section 139AA relating to quoting of the Aadhaar number would not apply to an individual who does not possess Aadhaar number और enrollment ID, जिनके पास कोई आधार नंबर नहीं है, enrollment ID नहीं है, and is resident residing in the state of Assam, Jammu and Kashmir and Meghalaya, a non-resident as per Income Tax Act, and of age of 80 years or more at any time during the previous year, or who is not a citizen of India. इन लोगों को इस नोटिफिकेशन के थ्रू सेक्शन 139AA की प्रोविजन से एग्जेम्पशन मिल गई है. इसका मतलब इनको आधार और इनके पास अगर आधार नंबर नहीं है या एनरोलमेंट आईडी नहीं है तो इनको इन सेक्शन में कोट करने की जरूरत नहीं है. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 139AA which is purely theoretical in nature but
It is very important for your exam. Please check 2 minutes of this provision. एक बार आप इसको चेक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं 139B की तरफ. Okay, friends. Now move on to the next section, 139B. 139B is the scheme for submission of return through tax return preparer. पढ़ते हैं सेक्शन को. दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट, देखिए ओवरऑल क्या है कि कोई भी एसएससी जिनकी ऑडिट नहीं होती वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू अपना रिटर्न फाइल करवा सकता है. खास बात यह है कि उस रिटर्न में एसएससी के साइन के साथ उन टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, जिसको हम शॉर्ट में टीआरपीज भी बोल सकते हैं, उनकी भी साइन होगी. चेक करें. दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग any specified class or classes of person, for the purpose of enabling any specified class or classes of person to prepare and furnish their return of income, the CBDT may notify a scheme. Mark the scheme. मतलब सभी एसएससी के लिए प्रोविजन नहीं है, पहले क्लियर कर लीजिए. इनके लिए स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन. और किस तरीके से रिटर्न फाइल करवाएंगे टीआरपी के थ्रू, तो उसके लिए सीबीडीटी ने स्कीम बना रखी है. स्कीम में क्या लिखा होगा इन्होंने कि भाई टीआरपी कौन हो सकता है, क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, ये सब उसमें लिखा हुआ है. टू प्रोवाइड दैट सच पर्सन में फर्निश देयर रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ऑथोराइज टू एक्ट. और इन टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को कौन ऑथोराइज करेगा? सीबीडीटी ऑथोराइज करेगी अकॉर्डिंग टू स्कीम, एज सच अंडर द स्कीम. तो पॉइंट नंबर 1 से काफी सारा पॉइंट हमको क्लियर हो जा रहा है कि कुछ खास टाइप स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन चाहे तो टीआरपी के थ्रू अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और टीआरपी को सीबीडीटी एक खास स्कीम के अंतर्गत स्पेसिफाइड और ऑथोराइज्ड करेगी. पॉइंट नंबर 2, द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर शैल असिस्ट, सहायता करेंगे. टीआरपीज क्या करेंगे? असिस्ट द पर्सन फर्निशिंग द रिटर्न इन द मैनर that will be specified in the scheme and shall also affix his signature. देखिए जब एसएससी का रिटर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करते हैं तो उस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अपना साइन रिटर्न में नहीं करते, एसएससी खुद ही रिटर्न में साइन करता है, वही वेरीफाई करता है. लेकिन अगर टीआरपी के थ्रू एसएससी रिटर्न साइन करता है तो टीआरपी दैट इज टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को भी उसमें साइन करनी पड़ेगी. पॉइंट नंबर 3, A tax return preparer may means any individual. कौन है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर? एक इंडिविजुअल. मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जो है कोई पार्टनरशिप फर्म और कंपनी नहीं बन सकती. अदर देन, किनको छोड़कर, एनी ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक. नीचे लिखे जो 4-5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, इन लोग टीआरपी नहीं बन सकते. तो सबसे पहले टीआरपी कौन बन सकता है? इंडिविजुअल होना चाहिए. और अदर देन किनको छोड़कर? ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक with which the SEC maintains a current account or has regular dealings. तो SEC का जिस बैंक में अकाउंट्स हैं या डीलिंग हो रही है उसका ऑफिसर टीआरपी नहीं बन सकता. Any legal practitioner who is entitled to practice in civil court in India, a chartered accountant, ये भी टीआरपी नहीं बन सकता. और एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन. नाउ पॉइंट नंबर 4, अब
कौन टीआरपी हो सकता है समझ में आ गया। अब टीआरपी के थ्रू कौन रिटर्न फाइल कर सकता है, एसएसी कौन होगा, गिवन इन पॉइंट नंबर 4, दैट इज स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। फॉर द पर्पज ऑफ, बहुत सिंपल है, फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर दिस पर्पज मीन्स एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन, हर पर्सन स्पेसिफाइड क्लास है, अदर देन अ कंपनी or a person whose accounts are required to be audited under section 44AB, that is tax audit, or under any other existing law who require to furnish return of income tax act। तो मुद्दा यह है कि अगर एक कंपनी चाहे तो वो टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं कर सकती, और कंपनी के अलावा बाकी कोई भी पर्सन टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं कर सकता जिसकी ऑडिट होती है। ऑडिट किस एक्ट में होती है, या तो इनकम टैक्स एक्ट के 44AB के अंतर्गत ऑडिट हो रही है, या किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के अंतर्गत ऑडिट हो रही है, तो वो पर्सन भी टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इनको छोड़कर बाकी सब पर्सन को इन्होंने क्या बोला, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। तो वी कैन से द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन कैन फाइल their return through TRP who is authorized to act as such according to the scheme drafted by CBDT for this section. Now point number 5, the scheme, point number 5, the scheme notified under the said section may provide। अब जो भी सेक्शन के अंतर्गत स्कीम बनाई जाएगी उसमें क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं, may provide for following, स्कीम हम नीचे देखेंगे। Point number 1, the manner in which and the period for which the tax return preparer shall be authorized। manner and period, किस तरीके से और किस पीरियड के लिए टीआरपी को ऑथोराइज्ड किया जाएगा ऐसा काम करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, उस टीआरपी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एंड द ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग कैसी होगी, एंड अदर कंडीशन एज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय द पर्सन टू एक्ट एज अ टीआरपी। तो टीआरपी की क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, कंडीशन। नाउ द कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोड ऑफ कंडक्ट आईसीआई डिसाइड करती है, वैसे ही सीबीडीटी डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द टीआरपी। देन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ टीआरपी, देन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द ऑथराइजेशन गिवन टू टीआरपी मे बी विड्रॉ, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें टीआरपी को जो ऑथराइजेशन दिया गया है वो वापस ले लिया जाएगा, एंड एनी अदर रिलेवेंट मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम। तो ये जो 5 पॉइंट है, जो भी स्कीम बनाई गई है, बनाई जाएगी, उसमें 5 चीजें का प्रोविजन हो सकता है। नाउ गो फॉर द स्कीम पॉइंट नंबर 6 अकॉर्डिंगली। अब इसको देखते हुए सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं 139B ने पावर दिया, और इस पावर का यूज करके सीबीडीटी हैज एक्सरसाइज द पावर conferred by this section framed the tax return preparer scheme 2006, which come into force with effect from 1/12/2006. Now the salient feature of that scheme, particulars, the applicability of the scheme is applicable to all eligible person, जो भी में एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, जो भी इस कंडीशन को पूरी करता है, ऑल एलिजिबल स्कीम। एलिजिबल पर्सन, एनी पर्सन बीइंग इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कीम, ऑल एलिजिबल पर्सन, और एलिजिबल पर्सन में इसमें आएगा इंडिविजुअल और एचयूएफ। टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, एन इंडिविजुअल हु हैज बीन इशूड अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर सर्टिफिकेट। देखिए एलिजिबल पर्सन यहाँ पर जो रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर केवल इंडिविजुअल हो सकता है, हमने पढ़ा था। हु हैज बीन इशूड अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर सर्टिफिकेट एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर द स्कीम बाय द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी ऑन द प्रोफेशन ऑफ प्रिपेयरिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। However, the following person are not entitled to act as tax return preparer. पढ़ चुके हैं अपन। पॉइंट नंबर 1, ऑफिसर ऑफ द शेड्यूल बैंक with which the SSC maintain current account or has regular dealing, लीगल प्रैक्टिशनर जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं,
or an accountant. Accountant here means chartered accountant. Now, educational qualification of tax return preparer. An individual who hold a bachelor degree means BCom, BA, etc. from, example, BCom, from a recognized Indian university or institution, or has passed the intermediate level of examination conducted by the Institute of Chartered Accountant of India. मतलब अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम नहीं किया लेकिन इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया तो भी इसके लिए एलिजिबल होगा. कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट. मतलब सीए, सीएस, सीएमए, इंटर क्लियर स्टूडेंट भी यहां पर कवर हो जाएंगे. नाउ द प्रिपरेशन एंड द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न of income by the tax return preparer TRP. An eligible person may, अब देखिए eligible person कौन है, थोड़ा सा वापस आइए. The eligible person may be the individual and HUF. इसका मतलब TRP के थ्रू रिटर्न कौन फाइल करा पा रहा है, इंडिविजुअल HUF. और TRP कौन बनेगा, केवल इंडिविजुअल जो क्वालिफाइड है, जिनके पास नंबर है. An eligible person may at his option furnish his return of income under section 139 for any assessment year after getting it prepared through a tax return preparer. However, the following eligible person, an individual HF, cannot furnish a return of income for an assessment year through the tax return preparer. लेकिन eligible person भी इनके through return file नहीं करा पाएंगे. Who is carrying out business profession during the previous year and accounts of the business of profession for the previous year are required to be audited under section 44AB of income tax or under any other law में भी अगर उनकी ऑडिट होती है. and who is not a resident, और लिखा यहां पर, or not a resident in India during the previous year. An eligible person cannot furnish a revised return. यूनिक पॉइंट. अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन होता होगा कि स्कीम में तो लिखा है कि रिटर्न एलिजिबल पर्सन ही टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं और एलिजिबल पर्सन में केवल इंडिविजुअल एचयूएफ आते हैं. तो सेक्शन 139 में ऐसा क्यों लिखा था कि कंपनी इनके थ्रू रिटर्न फाइल नहीं कर सकती? दोनों को समझिए. सेक्शन 139 ने कंपनी को सीधा सीधा बाहर कर दिया है कि कंपनी टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकती और बाकी लोग जिनकी ऑडिट होती है वो नहीं कर सकते. तो मेन सेक्शन में लिख दिया और ये लिख दिया कि इसके लिए स्कीम बनाई जाएगी. तो नेचुरली स्कीम कभी भी उस सेक्शन 139 के ऊपर नहीं हो सकती. यहां पर एलिजिबल पर्सन में स्कीम में कभी भी सीबीडीटी एलिजिबल पर्सन में कंपनी को शामिल नहीं कर सकते, कभी भी अदर जो इनका ऑडिट होती है उसको शामिल नहीं कर सकते. तो कुल मिलाकर इन्होंने कंपनी को डाला ही नहीं है. अब यहां देखिए रिवाइज रिटर्न का प्रोविजन आप जानते हैं सेक्शन 139(5) में दिया हुआ है. तो अगर टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल किया है तो उसका रिवीजन भी टीआरपी के थ्रू ही हो सकता है. एन एलिजिबल पर्सन कैन नॉट फर्निश अ रिवाइज रिटर्न of income for any assessment year through a tax return preparer unless he has furnished original return of income for the assessment year through such or any other tax return preparer. Such or other मतलब अगर आपने टीआरपी के थ्रू, फिर से पढ़िए इसको, एन एलिजिबल पर्सन कैन नॉट फर्निश रिवाइज रिटर्न, वो रिवाइज रिटर्न फर्निश नहीं कर सकता ऑफ एन इनकम फॉर असेसमेंट ईयर थ्रू अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर अनलेस ही हैज फर्निश ओरिजिनल रिटर्न थ्रू टीआरपी. मतलब अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी के थ्रू फाइल हुआ है तो आप रिवाइज रिटर्न खुद से भी कर सकते हो, टीआरपी के थ्रू भी कर सकते हो. लेकिन अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी के थ्रू फाइल नहीं हुआ है तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी के थ्रू फाइल नहीं कर सकते. अब टीआरपी कौन होगा? ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी के थ्रू फाइल हुआ है तो रिवाइज रिटर्न आप टीआरपी के थ्रू भी कर सकते हो या अदर किसी टीआरपी, सेम टीआरपी के थ्रू भी कर सकते हो या अदर टीआरपी के थ्रू भी कर सकते हो. Now, the note, it may be noted that as per section 139(b)(3), an employee of the specified class or classes of person is not authorized to act as TRP. Therefore, it follows that employees of companies and a person whose accounts are audited, required to be audited, cannot become TRPs. Please check illustration 3.
देखिए इलिस्ट्रेशन 3, Mrs. Hetal, an individual engaged in the business of beauty parlor, has got her books of account for the financial year ended 31st March 2020 audited under section 44 AB. यहाँ तक पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा आपको कि इनका अकाउंट्स अगर ऑडिट हो रही है तो ये टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकती. Her total income for the assessment year 2021 is 3,35,000. She want to furnish his return of income for assessment 2021 through the tax return preparer. Can she do so? The answer is no. Because of read with section 139B. 139B read with scheme prepared by the CBDT. Now the next section 139C and 139D. देखिए 139C और D बहुत ही कॉमन प्रोविजन है. 139C एंड D हेडिंग पढ़ी इसकी, पावर ऑफ सीबीडीटी. तो 139C और D पावर दे रहा है, सीबीडीटी को ऑथोराइज कर रहा है. पावर ऑफ सीबीडीटी टू डिस्पेंस विथ द फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. डिस्पेंस विथ का मतलब होता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को जो रिटर्न के साथ लगाने के लिए कई सेक्शन ने बताया है, उस डॉक्यूमेंट को लगाने से छूट देना या रिलैक्स करना. डिस्पेंस विथ हटा दिया गया. फर्निशिंग द डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा विद द रिटर्न. तो रिटर्न के साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाना पड़ता है. आपने सेक्शन 139(9) में भी पढ़ा होगा कि उनके बिना रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा. तो 139C और D ने सीबीडीटी को पावर दे दिया कि कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को आप उन डॉक्यूमेंट को लगाने से रिलैक्स कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट का एग्जांपल क्या ले सकते हैं यहाँ पर? यू कैन से द ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. चेक करते हैं सेक्शन 139C. Section 139C provide that CBDT may make rule providing for a class or classes of person who may not be required to furnish documents, statement, receipts, certificate, report of audit or any other document which are otherwise required. जो कई सेक्शन में रिक्वायरमेंट है, फिर भी उनको बोल सकते हैं कि भाई आपको ये रिटर्न के साथ देने की जरूरत नहीं, अपने पास रखे रहिए, हम बाद में कभी इच्छा होगी मंगवा लेंगे. टू बी फर्निश along with the return under any other provision of this act. तो basically 139C give power to CBDT और CBDT इस पावर को यूज करके क्या कर सकता है? कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन को काफी सारे डॉक्यूमेंट जो कि अदर सेक्शन में अदरवाइज रिटर्न के साथ डालने की बात कही गई है, उस रिक्वायरमेंट से छूट दे सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं. हाउएवर लेकिन हाउएवर on demand, the said document, statement, receipt, certificate, report of audit or any other document have to be produced before the assessing officer. तो assessing officer अगर डिमांड करेगा तो उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. सेक्शन 139D empowers, ये भी empower करता है सीबीडीटी को to make rule providing for the class or classes of person who shall be required to furnish the return of income in electronic form. तो 139D सीबीडीटी को बोलता है, पावर देता है कि आप रूल बना सकते हैं कि कौन से क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को मैनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न ही फाइल करना है. एंड द फॉर्म एंड मैनर, किस फॉर्म में फाइल होगा, तरीका क्या रहेगा, इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बी फर्निश. मतलब ऑनलाइन रिटर्न फॉर्म किसको फाइल करना ही पड़ेगा, उसके रूल बना सकती है सीबीडीटी. और अगर रूल बना देगी तो उन लोगों से मैनुअल रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. एंड द डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, रिसीट, सर्टिफिकेट एंड ऑडिट रिपोर्ट which may not be furnished along with the return of income in electronic form but have to be produced before assessing officer on demand. और जो ऑनलाइन रिटर्न के साथ तो डॉक्यूमेंट जाएगा नहीं,
तो असेसिंग ऑफिसर को ऑन डिमांड वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। द कंप्यूटर रिसोर्स, अब जब आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके कई सारे तरीके हैं, तो किस कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू, कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू, किस मैनर में रिटर्न फाइल होगा, कंप्यूटर रिसोर्स और द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू विच द रिटर्न इनकम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बी ट्रांसमिटेड, इसके बारे में भी सीबीडीटी रूल बनाएगा। और ये रूल बनाने का पावर किसने दिया? सेक्शन 139 डी ने। सेक्शन 140 तो हमने पढ़ लिया था, हु इज ऑथोराइज टू वेरीफाई द रिटर्न। नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज section 140A, सेल्फ असेसमेंट। चेक कीजिए, सेक्शन 140A is the last section. Payment of tax, interest, fees before furnishing of return. Before furnishing of return of income, मतलब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तो आपने 139(1) में पढ़ी है। तो जो भी आपके रिटर्न के आधार पर आपने टैक्स निकाला है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है और जो फीस कैलकुलेट किया है, उन सबको पेमेंट करने के बाद ही आपको रिटर्न फाइल करना, बिफोर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। तो टैक्स तो आपको समझता है, इंटरेस्ट हमने पढ़ा है 234A का इंटरेस्ट, हालांकि हमने नहीं पढ़ा है जो एडवांस टैक्स में पढ़ेंगे 234B का और C का इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे। और फीस हमने पढ़ा है 234F के अंतर्गत 5,000, 10,000 और 5 लाख तक वाले एसएससी को 1,000। तो इन सब का पेमेंट रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ या उसके पहले ही आपको जमा कर देना है। पढ़ते हैं, वेयर एनी टैक्स इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न के बेस पर अगर कोई टैक्स पेबल आ रहा है, इसका मतलब वो टैक्स किसने निकाला है? आपने खुद निकाला है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140। फिर से पढ़िए, वेयर एनी टैक्स इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिटर्न required to be furnished under inter alia section 139 after taking into account, नेचुरली आपने जो टोटल इनकम पे टैक्स निकाला है पूरा जमा नहीं करना रहता है, हमारा कोई टीडीएस हो सकता है, टीसीएस है, एडवांस टैक्स, टैक्स रिलीफ, सब माइनस करने के बाद नेट अमाउंट जो हमको अब एक्चुअली देना है उसकी बात चल रही है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब नीचे लिखी हुई चीजों को लेस करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद। तो टैक्स as per your return after taking it into account the amount of tax already paid under any provision of this act that may be called as an advance tax or any tax deducted or collected at source, that is TDS oblique TCS, जो लोगों ने आपका टैक्स काट कर आपके नाम से जमा कर दिया है। एनी रिलीफ ऑफ टैक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन 89, जिसका सैलरी हेड में एक रिलीफ हमारे कोर्स में हम पढ़ेंगे 89(1) की टैक्स में रिलीफ। एंड एनी टैक्स क्रेडिट क्लेम टू सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेडी, इसको मैंने पहले भी लिखवाया था, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर आपने अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पहले दे दिया है और वो टैक्स ज्यादा जमा हो गया तो उसकी आपको क्या मिल रही है? क्रेडिट। चार चीजें एडजस्ट करने के बाद तो आपका जो रिटर्न के बेस पर जो टैक्स है उसमें चार चीजें माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो पेबल है, तो वो पेड करना है हमको और फिर रिटर्न फाइल करना है। द एसएससी शैल बी लायबल टू पे सच टैक्स टुगेदर विथ, और साथ में क्या देना है? इंटरेस्ट इफ एनी एंड द फीस इफ एनी, मतलब हमको कुल मिलाकर टैक्स पेबल, टैक्स ऑन टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू आवर रिटर्न minus 4 tax which have already been paid along with interest under section 234 ABC along with fees under section 234F payable under any provision of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax। तो मैं आपको बता दूं कि डिले इन फर्निशिंग रिटर्न के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है 234A का, और एडवांस टैक्स में डिले करने के लिए हमको देना पड़ता है 234B एंड 234C का इंटरेस्ट। बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न शैल बी accompanied by a proof of
पेमेंट ऑफ सच टैक्स इंटरेस्ट एंड फीस। और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपने जो टैक्स इंटरेस्ट और फीस जो आपने जमा किया उसका डिटेल भी देना पड़ेगा कि हमने इस चालान के थ्रू ये टैक्स को, इंटरेस्ट को और फीस को जमा कर दिया है। देखिए सीधी सी बात है कि रिटर्न एसएससी सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो रिटर्न एसएससी खुद बना रहा है, खुद ही टैक्स ड्यू निकाल रहा है, और जो टैक्स उनका ऑलरेडी टीडीएस वगैरह कट गया उसको माइनस करना, वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट और फीस इन सबको जमा करना है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने टैक्स कम जमा किया है, तो वो टैक्स पहले किससे एडजस्ट होगा, उसके लिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया है, ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट। वेयर द अमाउंट पेड बाय द एसएससी अंडर सेक्शन 140A जो ऊपर आपने पढ़ा फॉल्स शॉर्ट, अगर वो कम हो जाता है, कम जमा किया है, तो फिर वो पैसा टैक्स में पहले एडजस्ट करेंगे कि इंटरेस्ट में कि फीस में, उसके बारे में लिखा है ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द टैक्स इंटरेस्ट एंड फीस एज अफोरसेड द अमाउंट सो पेड शेल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स द फीस, पहले फीस का एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करेंगे, और फिर पैसा बच जाएगा तो उसको फिर हम टैक्स में एडजस्ट, डिपार्टमेंट टैक्स में एडजस्ट करेगा। इसका मतलब है अगर आपने सेल्फ असेसमेंट में कम जमा किया है तो टैक्स, बैलेंस टैक्स निकलेगा टैक्स के रूप में। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A हमने पढ़ी रखा है पहले ही। फॉर द अबोव पर्पस इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A shall be computed on the amount of tax on the total income as declared in the return as reduced by an amount of 234A का इंटरेस्ट किस पर निकलेगा, ये देखिए टैक्स अमाउंट पर निकलेगा, और टैक्स में क्या माइनस करना है, एडवांस टैक्स इफ एनी, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, रिलीफ एंड एएमटी क्रेडिट। नाउ सेक्शन 234B का जो इंटरेस्ट है, जब एडवांस टैक्स आप कम जमा करते हैं उसके लिए बनाए, इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234B shall be computed on the assessed tax, or on the amount by which advance tax paid falls short of the assessed tax। तो देखिए एडवांस टैक्स के बारे में प्रोविजन और 234B के बारे में प्रोविजन हम बहुत डिटेल में एडवांस टैक्स के चैप्टर में देख लेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि 234B, इवन आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 234C, ये दोनों ही इंटरेस्ट एडवांस टैक्स कम जमा करने के लिए है। For the purpose assessed tax means the tax on total income declared in the return as reduced by the amount of tax deducted or collected at source, tax relief and AMT credit। Consequences of failure to pay tax interest and fees, अगर नहीं पे करेंगे तो क्या होगा, if SSC fails to pay whole or any part of such tax interest and fees he shall be deemed to be an SSC in default। SSC इन डिफॉल्ट, जो टैक्स आपने खुद ही निकाला उसका ही आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको SSC इन डिफॉल्ट बोला जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स और इंटरेस्ट और फीस रिमेनिंग अनपेड एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, और आपके पर पेनाल्टी प्रोसीडिंग, रिकवरी प्रोसीडिंग चालू की जा सकती है, जो हमारे CA फाइनल का कोर्स है। के नीचे क्विक रिकैप है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। प्लीज चेक 2 मिनट्स कि हमने 140A में क्या पढ़ा। टैक्स पेबल पर्पस के लिए क्या है, रिटर्न टू बी accompanied बाय प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स और ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट।
फ्रेंड्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर एंड में पेज नंबर लास्ट में देखिए आपको एक्सरसाइज दी हुई, इसको एक बार डिस्कस करते हैं तो काफ़ी कुछ रिकॉल होगा। और आपको एडिशनल प्रैक्टिस शीट दी गई है, उसको भी आपको चेक करना है, तो काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। देखिए, कम टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विथ रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले आप खुद सोचिएगा इसको, फिर आप इसको रीड कीजिएगा। देखिए, रिटर्न ऑफ इनकम of limited liability partnership firm LLP could be verified by any partner। तो पहले मैं LLP के बारे में बताऊं तो एक जनरल जो पूछा नहीं है क्वेश्चन, तो LLP सेक्शन 139(1) में आपको पता है कि कंपनी और फर्म को रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है, और फर्म मींस फर्म इंक्लूड्स LLP, मतलब इनको रिटर्न फाइल तो करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन हालांकि हमसे ये पूछ रहा है कि हु विल वेरीफाइड, मतलब कौन साइन करेगा। तो यहां पर आपको टेक्निकल वर्ड ध्यान में आना चाहिए कि इसमें लिखा हुआ है, पार्टनर नहीं लिखा है, इसमें लिखा है डेजिग्नेटेड पार्टनर विल साइन द रिटर्न। और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, नहीं कर सक रहा है या नहीं है, तब एनी पार्टनर अदर देन माइनर पार्टनर विल साइन द रिटर्न। तो ये प्रोविजन जो है इसमें वेरीफाइड बाय एनी पार्टनर, तो प्रोविजन बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इसका आंसर पढ़ें। डिसएग्री लिखा है, द रिटर्न ऑफ LLP शुड बी वेरीफाइड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये टेक्निकल वर्ड आपको याद रखना है। इट्स नॉट मैनेजिंग पार्टनर, इट्स अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। एनी अदर पार्टनर कैन, अदर पार्टनर भी कर सकते हैं, कैन वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम LLP ओनली in the following cases where for any unavoidable reason such designated partner is not able to verify the return, और या फिर where there is no designated partner, अपॉइंट ही नहीं है। इस तरीके से आंसर करना है आपको। सेकंड है, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) in case of Mr. A having total turnover 160 lakh for the year ended 31st March 2020, whether or not opting to offer presumptive income under section 44 AD is 30th September 2020। अभी थोड़ा सा हमको PGBP में जाना पड़ेगा, समझना। मिस्टर ए हैविंग टोटल टर्नओवर ऑफ 160 लाख। अब नियम यह है कि जिसका भी टर्नओवर 200 लाख या 2 करोड़ रुपए बोल सकते हैं, ये पीजीबीपी का प्रोविजन है, 2 करोड़ रुपए तक है, तो वो प्रिजिम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजिम्पटिव इनकम स्कीम के अंतर्गत उसकी इनकम 8%, और अगर बैंकिंग चैनल यूज कर रहे हैं तो 6% उसकी इनकम मान ली जाती है। और अगर उसे कम इनकम शो करना चाहता है तो उसको ऑडिट करानी पड़ेगी। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, टाइम लिमिट पूछ रहा है हमसे मिस्टर ए के लिए जिसका टर्नओवर 160 लाख है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20, whether or not opting to offer presumptive income under 44 AD, 44 AD presumptive income का सेक्शन है पीजीबीपी हेड में। तो अगर वो 44 AD में प्रेजेंटिव इनकम देता है तो उसकी ऑडिट की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो 3 SAC में नहीं आएगा जिनको 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करना है, तब तो उसको जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है। और अगर वो 44 AD के को मानने से इनकार करता है कि भाई मेरे को प्रेजेंटिव इनकम में नहीं जाना, मेरे को लोअर इनकम क्लेम करना है, तो फिर उसको ऑडिट करानी पड़ेगी, और ऑडिट करानी पड़ेगी तो फिर उसको 30 सितंबर तक जाना पड़ेगा। तो एक बार इसके आंसर को पढ़िए। डिसएग्री लिखा है, इन केस मिस्टर ए ऑप्ट, ऑप्शन है, टू ऑफर इज इनकम एज पर प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन। ध्यान रखना, ये प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन हम पढ़ेंगे पीजीबीपी में। हालांकि बहुत सिंपल प्रोविजन है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो प्रिजेम्पटिव स्कीम में जा सकते हैं, 8% इनकम क्लेम करना पड़ेगा, उसको टर्नओवर का 8% या 6% टैक्सेबल पीजीबीपी मान लिया जाएगा। देन द ड्यू डेट, अब ये स्कीम अगर उसने ऑप्ट कर ली तो उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। द ड्यू डेट अंडर 139(1) फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न शैल बी 31st जुलाई, क्योंकि 30 सितंबर तक रिटर्न उनको फाइल करना है जो कंपनी एसएससी है,
या जिसकी ऑडिट हो रही है, या ऐसे वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म जिसकी ऑडिट हो रही है, किसी में नहीं आएगा वो। तो 31 जुलाई तक करना है। और इन केस मिस्टर ए डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजिम्पटिव टैक्सेशन, अगर प्रिजिम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट नहीं करता तो उसको क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड, तो उसको नेचुरली ऑडिट कराना पड़ेगा। और जैसे ही ऑडिट कराएगा तो उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट हो जाएगी 30 सितंबर, विच इज गिवन बाय सेक्शन 139(1). प्लीज चेक, द गुड क्वेश्चन। और अगर आप चाहें तो सेक्शन 44 AD इसको पीजीबीपी हेड में रिफर कर सकते हैं। बट 44 AD मैं फिर से बता दूं, किसी भी एसएससी का अगर टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं है तो उसके टर्नओवर का 8%, और अगर वो पूरा बैंकिंग चैनल यूज करता है तो टर्नओवर का 6% फाइनल उसकी टैक्सेबल पीजीपीपी मान ली जाएगी। उसको कोई बुक्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ना ही उसको कोई ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लोअर इनकम क्लेम करता है, इस ऑप्शन में नहीं जाना चाहे, उसको लगता है मेरी इनकम और कम है, तो फिर उसको ऑडिट करवाना पड़ता है। कम टू द लिस्टेशन 2 प्लीज। Mr. Vineet submit his return of income on 12/9/20, 12/9, for assessment year 2021 consisting of income under that salary की income है उसके पास, HP की income है, and बैंक इंटरेस्ट मतलब IUS में चार्ज हुआ होगा on 31st January 2021. On 21st January 2021, he realized that he had not claimed deduction under section 80 TTA. ओके, बैंक इंटरेस्ट पक्का उसका सेविंग इंटरेस्ट होगा और वो डिडक्शन क्लेम करना भूल गया। पहले आप क्लियर कर लीजिए कि डिडक्शन हमको क्लेम करना पड़ता है। अगर आपने रिटर्न में डिडक्शन क्लेम नहीं की तो फिर डिडक्शन डिपार्टमेंट खुद होके आपको अलाउ नहीं करेगा, तो उसको लगता है क्लेम करना भूल गया। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट income on saving bank account, he want to revise his return of income. Can he do so? Examine. Would your answer be different if discover his omission on 21st April 2021? कुल मिलाकर ये क्वेश्चन सेक्शन 139(5) का है। अब आप देखिए असेसमेंट 2021 का रिटर्न कब फाइल हुआ है मिस्टर विनीत का? 12/9/2020। और इसकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बैंक इंटरेस्ट है, मतलब इसकी ऑडिट भी नहीं होती होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस इनकम तो है नहीं। तो इसका रिटर्न फाइलिंग का सही मायने में जो डेट है था होना चाहिए था वो 31 जुलाई होना चाहिए था 2020, लेकिन इसने फाइल किया रिटर्न 12/9/2020। तो कोई बात नहीं, इसने सेक्शन 139(4) के अंतर्गत बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है। और हम जानते हैं कि बिलेटेड रिटर्न को भी 139(5) के अंतर्गत रिवाइज किया जा सकता है। तो 139(5) के अंतर्गत रिटर्न रिवाइज कब तक किया जा सकता है? दो डेट है, एक तो लास्ट डे ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 मार्च 2021, और डिपार्टमेंट का असेसमेंट के पहले तक। तो डिपार्टमेंट के असेसमेंट की तो यहाँ डेट दी हुई नहीं है, तो हम मानेंगे डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई असेसमेंट किया नहीं है। मतलब 31 मार्च 2021 तक मैं रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूँ। और रिवाइज कब करना चाह रहा है ये रिटर्न को? 21 जनवरी 2021, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही कैन रिवाइज रिटर्न एंड क्लेम सेक्शन 80 TTA। मतलब कभी अगर आपका ऐसा डिडक्शन या कोई प्रॉब्लम हो जाए, ओमिशन हो जाए, तो आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगले सेगमेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 21 अप्रैल 2021 को रिटर्न रिवाइज कर सकते? तो आंसर इज नो। यू कैन चेक द आंसर, प्लीज पढ़िए आंसर को। तो फर्स्ट हाफ में 21 जनवरी तक अगर उसको गलती मिल गई तो रिवाइज कर सकता है, लेकिन 21 अप्रैल 2021 वो लेट हो गया, रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकता। पूरे प्रोविजन को एक बार आपको पढ़ना है, क्या काफी अच्छा रिकॉल होगा। वही प्रोविजन है जो हमने डिस्कस किया है, बट प्लीज रीड। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट।
Friends, please come to the question number 3. Examine with reason whether the following statement, question number 3 में आ जाइए. Examine with reason whether the following statement are true or false with regard to the provision of Income Tax Act 1961. The assessing officer has power inter alia to allot pen to any person by whom no tax is payable. देखिए, नॉर्मली तो जो परमानेंट अकाउंट नंबर है उसके लिए एसएससी एप्लीकेशन देता है और फिर उसके परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पैन मिलता है. बट असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है किसी खास परिस्थिति में कि वो सीधा बिना एप्लीकेशन के भी असेसिंग ऑफिसर को एसएससी के लिए पेन अलॉट कर दे. जनरली क्या होता है, जब सर्वे होता है या फिर कोई एसएससी कभी रिटर्न फाइल करता ही नहीं और बाद में उसके यहाँ कोई जांच होती है और डिपार्टमेंट को पता लगता है, खोज लेता है किसी पर्सन को, किसकी इनकम तो है बट रिटर्न फाइल नहीं करता, उसके पास पेन नहीं है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उसका कोई तो कोड नंबर देना पड़ेगा. तो असेसिंग ऑफिसर उसको सीधे पेन अलॉट कर देता है. ट्रू. सेक्शन 139A2 provide that assessing officer may, having regard to the nature of transaction as may be prescribed, also allot a pen to any other person whether any tax is payable by him or not, चाहे उसके द्वारा टैक्स पेबल हो चाहे ना हो, in the manner and accordance with the procedure as may be prescribed. मतलब रूल्स में इसकी प्रोसीजर दी हुई है. Now second question है, where the कर्ता of HUF is absent from India, return of income can be verified by any male member of the family. देखिए, मेल मेंबर नहीं लिखा हुआ था, वहां प्रोविजन में सेक्शन 140 में लिखा था एनी मेंबर ऑफ द फैमिली. तो ये भी फॉल्स हुआ. सेक्शन 140 we provide that where the karta of HUF is absent from the India or karta of the HUF is in unsound mind, the return of such income can be verified by any other adult member. minor नहीं होना चाहिए, male member नहीं लिखा है, other adult member of such family. Such member can be male or female but it should not be minor. Come to the question number 4. Explain the term return of loss under the Income Tax Act 1961. Can any loss be carry forward even if return of loss has not been filed? देखिए, रिटर्न ऑफ लॉस आप जानते हैं सेक्शन 139(3) के अंतर्गत फाइल होता है और 139(3) में जब आप लॉस का रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड सेटअप तो कर सकते करंट ईयर में, इंटर सोर्स हो चाहे इंटर हेड हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. लेकिन उनमें से भी 2 लॉस ऐसा था जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. तो वही बस ये आपसे पूछ रहा है, यू कैन रीड. और वो 2 लॉस कौन सा था? सेक्शन 71B के अंतर्गत आप एचपी हेड के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बिना रिटर्न फाइल के भी, एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कर सकते हो. और ये रिटर्न ऑफ लॉस फाइल नहीं करेंगे तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. कौन से सेक्शन में लिखा? सेक्शन 80. याद कीजिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन है सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 80, लास्ट सेक्शन 80. एक बार पढ़िए इसको आप. और रिटर्न ऑफ लॉस is a return which shows certain losses. Section 80 provide that the losses specified therein cannot be carried forward unless such losses are determined in pursuance of the return filed under the provision of section 139(3). और 139(3) के बारे में जानते हैं कि 139(3) the return should be filed within the time specified in section 139(1). और 139(3) के अंतर्गत अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसको 139(1) का ही रिटर्न माना जाएगा. इसका मतलब उस रिटर्न को हम रिवाइज भी कर सकते हैं. क्वेश्चन में हमने देखा था. यू कैन रीड दिस. हैव अ लुक ऑन दिस आंसर. चलिए एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा.
Come to the last pages, page number 10.44. Question number 1. Akash, who is 32 years old, has long-term capital gain on transfer of equity share of 25,000, which is exempt under section 112A. अब ये एग्जेम्प्ट लिखना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सेक्शन 112A एग्जेम्प्ट नहीं करता. सेक्शन 112A 1 लाख रुपए के ऊपर की अमाउंट पर टैक्स चार्ज करता है. चलो ठीक है, फिर भी द रिडक्शन ऑफ 80,000 under section 80C and claim capital gain exempt under exemption of 30,000 under section 54. He has to file a return of income for 2021 only if his total income exceeds. अब चेक कीजिए यहां पर आप कि टोटल इनकम किससे ऊपर हो जाएगी तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब चेक कीजिए यहां पर आकाश एक इंडिविजुअल है. 139(1) में आपको जाना पड़ेगा और 139(1) क्या बोलता है कि अगर टोटल इनकम में बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड बिफोर क्लेमिंग 54 एटसेट्रा, अगर बेसिक लिमिट से ऊपर है तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. मतलब टोटल इनकम में हम क्या जोड़ते हैं? प्लस चैप्टर 6A प्लस 54 की एग्जेम्पशन एटसेट्रा, क्योंकि और भी सेक्शन है जो कैपिटल गेन के लिए मिलते हैं. ये अगर किससे ऊपर हो गया? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. तो अब देखिए यहां पर चैप्टर 6A कितना है? यहां पर 80C की डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80,000 अंडर 80C, तो यहां पर है हमारे पास 80,000 प्लस 54 की कितनी डिडक्शन है? क्लेम कैपिटल गेन एग्जेम्पशन 30,000, तो प्लस है 30,000. और टोटल इनकम तो हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं एक्स या टोटल इनकम. और ये सब मिलाकर किससे ऊपर चाहिए? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आकाश 32 ईयर से, मतलब 2,50,000. तो सोच के देखिए बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है यहां पर. तो 2,50,000 में आप माइनस कर दीजिए 80,000 और 30,000, तो यहां पर मेरे पास आ रहा है 1,40,000. तो अगर मेरी टोटल इनकम 1,40,000 से ज्यादा है तो इस क्राइटेरिया में मैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चले जाऊंगा. तो आंसर इज ए. और ये इस 112A की इंफॉर्मेशन का कोई रिलेवेंस नहीं है. यहाँ लिखा जरूर एग्जेम्प्ट है, लेकिन 112A बेसिकली एग्जेम्प्ट का सेक्शन ही नहीं है. 112A बेसिकली टैक्स कैलकुलेशन करते समय काम आता है. इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है, उसमें 1 लाख से ऊपर के अमाउंट पे 10%. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द कंपनी और असेसमेंट ईयर 2021. कंपनी लिखा है 3 एसएससी के, जिसमें कि कंपनी, ऑडिटेड पर्सन और वर्किंग पार्टनर वाला पॉइंट, इनको 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करना है. कोई डाउट ही नहीं है. तो द आंसर इज 30th September. क्वेश्चन नंबर 3. द फाइलिंग ऑफ रिटर्न of income in respect of various entity, the Income Tax Act 1961 is prescribed. Filing of return of income in respect of various entity, the Income Tax Act 1961 is prescribed 1 due date, 2 due date, 3 due date, 4 due date. The answer is 3 due dates, क्योंकि हमारे पास 30/9 की ड्यू डेट भी है, हमारे पास 31 जुलाई की ड्यू डेट भी है, और एक खास केस में 30/11 की ड्यू डेट भी है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं. तो फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस एंटिटी, अलग अलग टाइप के एसएससी के लिए कितने प्रकार की ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की?
तो हमारे पास 3 टाइप की ड्यू डेट्स है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, द रिटर्न ऑफ कंपनी द रिटर्न ऑफ कंपनी हैज टू बी वेरीफाइड बाय. कंपनी का रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? तो याद कीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एनी डायरेक्टर. जनरल मैनेजर, सेक्रेटरी और मैनेजर वर्ड नहीं है. द आंसर इज मैनेजिंग डायरेक्टर. इफ देयर इज नो मैनेजिंग डायरेक्टर देन एनी डायरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 5, SSC can file a revised return of income at any time before the completion of assessment. Before completion of assessment, डिपार्टमेंट असेसमेंट. अब भाई अब डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ही कर दिया तो आप कैसे रिटर्न रिवाइज करोगे? फाइनल कर दिया. और बिफोर एक्सपायरी ऑफ द फॉलोइंग पीरियड विच एवर इज अर्लियर. तो कौन से पीरियड का एक्सपायरी? दैट इज असेसमेंट ईयर. तो चेक करें 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 2 ईयर, 6 ईयर. जबकि आंसर 1 ईयर 2 ईयर नहीं है, एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. हमारे असेसमेंट ईयर जैसे कि 2021 है तो 31 मार्च 2020. Come to the question number 6. As per section 139(1), filing of the return is compulsory irrespective of whether the profit is earned or loss is incurred in case of. चाहे प्रॉफिट और लॉस और रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा. तो वो है कंपनी और फर्म. तो आंसर क्या हुआ? बोथ कंपनी एंड फर्म. तो कंपनी और फर्म को देखा ही नहीं जाएगा इनकम है, लॉस है, इनकम नहीं है, कोई एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी नहीं है. दे आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न. द आंसर इज सी इन दिस केस. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. मिस्टर एक्स हैज अ टोटल इनकम ऑफ 7 lakh फॉर असेसमेंट ईयर 2021. मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है. ही फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट 2021 on 30th January 2021. He is liable to pay fees. अब देखिए सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल है, 7 लाख रुपए की इनकम है, तो उसको रिटर्न कब तक फाइल करना था? उसको रिटर्न फाइल करना था, ड्यू डेट थी उसकी 31 जुलाई 2020. उसने एक्चुअली फाइल किया है, उसने फाइल किया रिटर्न 13 जनवरी 2021, मतलब रिटर्न बिलेटेड है. और फीस का प्रोविजन हमको दिया है सेक्शन 271F में, सॉरी 234F में. 234F ही है ना शायद. हाँ 234F. अगर आप इसमें लिखा है कि अगर आप दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो फीस है हमारी 5,000 और नहीं तो 10,000. लेकिन अगर आप टोटल इनकम 5 लाख तक है तो फिर 1,000 लेंगे. तो देखिए यहाँ टोटल इनकम 5 लाख तक वाला एसएससी तो है नहीं. तो इसका मतलब हुआ कि दिसंबर के बाद इसने रिटर्न फाइल किया, इसका मतलब इसको फीस देनी पड़ेगी 10,000. द आंसर इज सी. चेक कीजिए आंसर एक बार. और अगर ये 5 लाख 7 लाख की जगह इसका इनकम 5 लाख होती तो फिर इसका आंसर आता 1,000. Now come to the question number 8. Mr. Y has a total income of 4,50,000 for the assessment year 2021. He furnished his return of income for 2021 on 2nd December 2020. दिसंबर के अंदर कर दिया. He is liable to pay fees. तो भैया देखिए दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं तब तो 5,000 की फीस है, लेकिन एसएससी अगर इंडिविजुअल 5 लाख तक के टोटल इनकम वाला है, 5 लाख से ज़्यादा नहीं है उसकी इनकम, तो फिर 1,000 रुपये से ज़्यादा फीस देना नहीं है. तो इसका मतलब इसमें आंसर आएगा अप टू 1,000 अंडर सेक्शन 234F. क्वेश्चन नंबर 9. मिस्टर जेड, अ सैलरीड इंडिविजुअल has a total income of 8 lakh. Assessment year 2021. He furnished the return of income for 2021 28 अगस्त 2020. तो पहले तो देखिए लेट हुआ है कि नहीं हुआ है. सैलरीड इंडिविजुअल है, इसको 31 जुलाई तक कर देना था, मतलब लेट तो हुआ है. और दिसंबर तक फाइल किया है, इसका मतलब 5,000 की फीस, क्योंकि 5 लाख रुपए से ऊपर चले गया इसकी इनकम, तो इसका आंसर इसमें इसको फीस देना पड़ेगा 5,000 रुपए. The due date of filing of return for the company with a business loss of 1,30,000. देखिए लॉस हो, प्रॉफिट और रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और कंपनी है तो उसको 30 सितंबर तक का टाइम शुरू से दिया हुआ है. द आंसर इज 30th September. Now the theoretical question is there. Filing of return of income on or before due date is necessary for carry forward
ऑफ लॉसेस डिस्कस, बिल्कुल सही है। अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको ड्यू डेट के अंदर रिटर्न लॉस फाइल करना पड़ेगा, 2 लॉसेस को छोड़कर। चेक कीजिएगा इसको आंसर। हु आर द पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई द रिटर्न इन केस ऑफ एचयूएफ? एचयूएफ के केस में कर्ता करेगा, और कर्ता अगर इंडिया के बाहर है या फिर इनकैपेसिटेड माइंड है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो एनी एडल्ट मेंबर। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर रिटर्न वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज एनी डायरेक्टर। पार्टनरशिप फर्म, अगर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर, और अगर एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, अदरवाइज एनी पार्टनर, बट इट शुड नॉट बी माइनर। आपको एडिशनल क्वेश्चन की शीट मिली होगी, तो एडिशनल क्वेश्चन की शीट में भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें एडिशनल क्वेश्चन की शीट में जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें इंटरेस्ट 234 ए बी सी, लास्ट क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को आप केवल, क्योंकि बी और सी अभी हमारे को समझ में नहीं आएगा, बी और सी जो है उस प्रोविजन को बाद में देख लेंगे, या इस क्वेश्चन को अभी पेंडिंग रख सकते हैं, क्योंकि बी और सी समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमको एडवांस टैक्स का प्रोविजन सीखना पड़ेगा। इसको पेंडिंग में डाल दीजिएगा फिलहाल। एडिशनल क्वेश्चन की शीट निकालिए एक बार, जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। उसमें इलिस्ट्रेशन 6 देखिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर कोटिंग ऑफ पेन और आधार इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज मैंडेटरी और नॉट एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। देखिए हमने इसमें पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें सीबीडीटी ने नोटिफाइड कर रखा है जिसमें पैन कोड करना है या फिर आधार कोड करना है। आंसर के ऊपर कैलकुलेटर रख लीजिए, चेक कीजिए। फर्स्ट मिस्टर ए मेक्स कैश पेमेंट टू अ होटल रेडिसन ब्लू अहमदाबाद ऑफ ₹50,000 अगेंस्ट द बिल रेस्ड बाय द होटल। नियम यह है कि अगर आप कैश पेमेंट करते हैं किसी होटल को और एक बार में पेमेंट 50,000 से ज्यादा हो जाता है तब पेन आपसे मांगा जाएगा और आपको कोट करना है। तो यहाँ तो 50,000 एग्जैक्टली हुआ है, तो यहाँ पेन कोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लीज रीड द आंसर। नो, सिंस द पेमेंट इज द कैश ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रिक्वायर्ड कोटिंग ऑफ द पेन और आधार, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, मिस्टर अभिषेक इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1,20,000 फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी। तो सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी 1,00,000 रुपए से ऊपर हो जाती तो पैन कोड करना पड़ता है, और ये हो गई 1,20,000। तो आंसर इज यस, बिकॉज 1,00,000 रुपए से एक्सीड हो गई है। पॉइंट नंबर 3, पेमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, पेमेंट टू म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑफ ₹70,000। तो यहाँ पर नियम 50,000 का है, 50,000 से अगर ऊपर हुआ तो पैन कोड करना है। आंसर यस, द सिंस द पैन और आधार इज नेसेसरी फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 एज पर द ट्रांजेक्शन। तो इनको आपको प्रोविजन में आपको चेक करना है। तो फ्रेंड्स, विद दिस द चैप्टर रिटर्न फाइलिंग इज कंप्लीटेड। आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट इससे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरी भी आती है, तो आपको शुरू से इसमें ध्यान रखना है। और हमारा जो अभी टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में चैप्टर इनकॉर्पोरेट होगा। एडिशनल क्वेश्चन की शीट मैंने जो दिया है उसको कंप्लीट करना है और 2-3 बार इसको रिवाइज करना है, तो आपको याद हो जाएगा। और जो इसमें जो रिवीजन वाले पॉइंट दिए, मतलब जो
समरी बनाकर हमारी दी है, इसमें कुछ पॉइंट अगर आपको लगते हैं कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन छूट गए हैं तो वहीं पर इनकॉर्पोरेट करके इसको बार बार रिवाइज कीजिए. ओके, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग. थैंक्स अ लॉट.